नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने अनन्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एजुकेशन नेट JRF की क्लास में मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप लोगों को आज बुद्धि नामक संप्रत्यय का हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि हर बार परीक्षा में यह एक ऐसा चैप्टर है कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है, 2 से 3 प्रश्न आपके इसी चैप्टर से होते हैं। तो इस चैप्टर के महत्व को देखते हुए हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे। तो जो बुद्धि का अध्ययन होता है मनोविज्ञान में, वो 3 डायमेंशन पे किया जाता है, 3 पक्ष पर किया जाता है। एक इसका पक्ष है कार्यात्मक पक्ष, फंक्शनल, दूसरा होता है संरचनात्मक और तीसरा होता है क्रियात्मक। 3 पक्षों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। जो बुद्धि का कार्यात्मक पक्ष होता है उसमें हम ये अध्ययन करेंगे कि बुद्धि के कौन कौन से कार्य हैं, बुद्धि क्या है, इसका अध्ययन करने की कौन कौन सी विधियां हैं। जो बुद्धि की संरचनात्मक पक्ष होता है उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि बुद्धि की संरचना कैसे होती है, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं तथा बुद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। फिर इसका जो अगला पक्ष होता है वो होता है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत हम लोग यह देखते हैं कि बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है तथा कौन कौन से बुद्धि परीक्षण हैं, किन बुद्धि परीक्षणों की विश्वसनीयता और वैधता कैसी है, कौन से ऐसे परीक्षण हैं जो वर्तमान समय में मान्य हैं। तो स्पष्ट है बच्चों कि हम लोग यहाँ बुद्धि के इस तीनों पक्षों का अध्ययन करेंगे। लेकिन बुद्धि के इन तीनों पक्षों का अध्ययन करने से पहले हम यह जान लेंगे कि बुद्धि आखिर है क्या। जो मनोविज्ञान जगत में बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं निकल के आई हैं, हम लोग कुछ परिभाषाओं को देखते हैं, कुछ बुद्धि से संबंधित उसके अर्थ को देखते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को किन किन रूपों में परिभाषित किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बुद्धि की जो परिभाषा देखते हैं वो स्टर्न की है। स्टर्न ने कहा कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। ठीक है, किसने कहा? स्टर्न ने कहा। स्टर्न ने कहा कि बुद्धि क्या है? समायोजन की योग्यता है। ठीक, अब स्टर्न की ये जो डिफिनीशन थी, इस डिफिनीशन को कई मनोवैज्ञानिकों ने समर्थन दिया, जैसे बर्ट और क्रूज। इन 2 मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि इनकी डिफिनीशन को समर्थन दिया कि हाँ, बुद्धि समायोजन की एक योग्यता है। इनका ये मानना था कि जिस व्यक्ति में जितनी अधिक बुद्धि होती है वह समाज में, कार्यस्थल पर, पारिवारिक जीवन में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में वह अपने आप को उतने अच्छे तरीके से समायोजित कर लेता है। ठीक है, अब स्टर्न ने चूँकि बुद्धि के समायोजन की योग्यता है, कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है कि स्टर्न की जो परिभाषा थी बुद्धि की, उसके साथ कौन कौन से, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिकों ने समर्थन किया। ठीक है, तो उसमें आप बताएंगे बर्ट या क्रूज, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। ठीक, अब हम जब दूसरी बात करते हैं कि बुद्धि को सीखने की योग्यता में भी कुछ लोगों ने परिभाषित किया है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के अंदर जितनी अधिक मात्रा में बुद्धि होती है वह उतनी ही अधिक योग्यता के साथ सीखता है। ठीक है, तो इस संप्रत्यय के जो समर्थक थे बकिंघम और डियरबोर्न थे। बकिंघम और डियरबोर्न, इन लोगों ने बुद्धि के संबंध में इस तथ्य का समर्थन किया कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। जिसके पास जिस मात्रा में बुद्धि होगी वह उसी मात्रा में अधिगम करेगा या सीखेगा। ठीक है, अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको दूसरे रूप में स्वीकार किया बुद्धि को, जिसमें बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानी गई। बुद्धि क्या है? बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो इस बात का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक बिने तथा टर्मैन है।
ठीक है। बेने और टरमैन ने माना जो बुद्धि होती है वह अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। किसी व्यक्ति में, किसी बालक में अमूर्त चिंतन उसी स्तर पर किया जाता है जिस मात्रा में उसमें बुद्धि होती है, अर्थात जिसमें जितनी अधिक बुद्धि होती है उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता उतनी अधिक होती है। अमूर्त चिंतन का मतलब जैसे होता है कि दर्शन हुआ, विज्ञान हुआ, गणित हुआ, ये ऐसे विषय हैं जिसमें व्यक्ति अमूर्त रूप से चिंतन करता है, फिर किसी समस्या का समाधान करता है या किसी समस्या के हल पर पहुंचता है। तो इसके लिए व्यक्ति में बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। अब जो अगली बात आती है थार्नडाइक की, तो थार्नडाइक ने इसी आधार चिंतन के आधार पर उन्होंने इसको व्यक्तित्व से संबंधित किया और बताया कि जो बुद्धि होती है वो 3 तरह की होती है, ठीक है। इन्होंने बुद्धि के प्रकारों की बात किया। कभी कभी ऐसा पूछता है कि बुद्धि के प्रकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो उसमें हम बात करते हैं कि थार्नडाइक है। थार्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार बताया, ठीक है। पहला उन्होंने बताया सामाजिक बुद्धि, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें सामाजिक समझ अधिक होती है। वह समाज को समझते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों के संवेगों को समझते हैं। वह लोगों को देख करके यह समझ जाते हैं कि उसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। ऐसे लोग जल्दी से किसी समाज में घुल मिल जाते हैं, लोगों के समूह में घुल मिल जाते हैं और ऐसे लोग समाज में पॉपुलर भी होते हैं क्योंकि उनके अंदर सामाजिक समझ होती है। और दूसरा प्रकार उन्होंने बताया मूर्त बुद्धि। दूसरा उन्होंने बताया मूर्त बुद्धि। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनमें मूर्त बुद्धि अधिक होता है, ऐसे लोग यांत्रिक कार्यों को करने में अधिक कुशल होते हैं। क्योंकि यांत्रिक कार्य ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति देख करके किसी मशीन को बना सकता है, किसी नए मशीन की रचना कर सकता है, तो इसको कहीं कहीं यांत्रिक बुद्धि के रूप में भी परिभाषित किया गया। फिर जो तीसरा है उन्होंने कहा अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, चूँकि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अमूर्त ही माना था, चाहे वो बिने रहे हों चाहे टरमैन रहे हों, उन्होंने भी थार्नडाइक की इस बुद्धि के प्रकार का समर्थन किया और बताया कि इस प्रकार की बुद्धि को धारण करने वाले लोगों में अमूर्त चिंतन करने की योग्यता अधिक होती है। कवि हैं, लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, ये सब दार्शनिक हैं, इनमें जो है अमूर्त बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है, तभी यह अमूर्त चिंतन करके नई नई रचनाएं करते हैं, ठीक है। अब कभी कभी बात किया जाता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि जिनके द्वारा बुद्धि निर्धारित होती है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये मनोविज्ञान का मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जिस पे आज तक विवाद होता रहा है। बुद्धि के निर्धारित करने वाले कारक, बुद्धि के निर्धारित करने वाले कारक, तो इन कारकों में 2 कारकों को महत्वपूर्ण माना गया है। एक है आपका वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण। बुद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपको कई मिलेंगे, लेकिन जो निर्धारित करने वाले कारण ये आपको समझना होगा। निर्धारित करने वाले कारण और प्रभावित करने वाले कारण, प्रभावित करने वाला कारण अलग प्रश्न है, निर्धारित करने वाला अलग प्रश्न है। बुद्धि को निर्धारित करने के लिए तो बहुत सारे कारण उत्तरदायी होते हैं प्रभावित करने के लिए, लेकिन जो निर्धारित करने वाला प्रश्न होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। इसमें आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइए, अंतर बहुत छोटा सा है, प्रभावित करने वाले और निर्धारित करने वाले। जब निर्धारित करने वाले कारकों की बात किया जाए तो उसमें सिर्फ 2 कारक होते हैं, लेकिन जब प्रभावित करने वाले कारकों की बात किया जाएगा उसमें बहुत सारे कारण होंगे, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं निर्धारित करने वाले कारकों की, तो निर्धारित करने वाले सिर्फ 2 कारक हैं। आपका पहला कारक है वंशानुक्रम और दूसरा कारक है आपका वातावरण। तो इसी को मनोविज्ञान में प्रकृति पोषण विवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात तो कंफर्म है कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले वंशानुक्रम और वातावरण हैं,
लेकिन विवाद इस विषय पर है कि वंशानुक्रम और वातावरण में से ऐसा कौन सा कारक है जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, तो उसमें तर्क दिया जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कोई वृक्ष है, मान लिया जाए एक सेब का पेड़ है, तो सेब के पेड़ को फलने के लिए उसके अनुकूल वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे शिमला है, कश्मीर है, इन जगहों पर सेब पाए जाते हैं। अगर सेब के पौधे किसी गर्म स्थान पर उगाए जाएं तो उसमें फल नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस पौधे में वंशानुक्रम है सेब का, लेकिन वातावरण नहीं है, इस वजह से उसमें फल नहीं लगते। लेकिन और इसी तरीके से आप उदाहरण अन्य जगहों पर दे सकते हैं कि कोई पौधा अगर आप वो सेब का नहीं है लेकिन सेब वाले वातावरण में बोया जाए तो उसमें सेब नहीं फलेंगे, क्योंकि वो दूसरी चीज़ का पौधा, उसमें वंशानुक्रम सेब का नहीं है। वातावरण है लेकिन वंशानुक्रम नहीं है। तो इसलिए ये विवाद अभी तक हल नहीं हुआ है, इसीलिए इसको नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी के नाम से जाना जाता है, प्रकृति पोषण विवाद। तो हम लोग जो सामान्यतः मनोवैज्ञानिक हैं वो सामान्य रूप से इसको मानते हैं कि दो ही ऐसे कारण हैं जो बुद्धि को निर्धारित करते हैं। किसी व्यक्ति में बुद्धि की क्या मात्रा रहेगी, वह उसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों निर्धारित करता है। ठीक है, मनोविज्ञान में फ्रायड ने भी इस पर बहुत सारे प्रयोग किया और उन्होंने कई राज परिवारों का अध्ययन किया, 300 से अधिक परिवारों का उन्होंने अध्ययन किया और पाया कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चे बुद्धि में बहुत तेज होते हैं, लेकिन आगे चल के वो अच्छा वातावरण नहीं पाते हैं, इसलिए वह अपना बौद्धिक योगदान नहीं दे पाते हैं। अब बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके माता पिता अधिक बुद्धिजीवी हैं लेकिन उनके बच्चे बुद्धिजीवी नहीं हैं। अब बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ माता पिता भी बुद्धिजीवी हैं और संतान भी बुद्धिजीवी है। तो इसलिए इन्होंने भी बताया कि ये दो फैक्टर हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो बालक की बुद्धि का विकास अच्छे तरीके से होता है। ठीक, अब हम लोग बुद्धि के कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे। ये तो था कि बुद्धि को ऐसे कौन से कारक हैं जो निर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति में या बालक में किस मात्रा में बुद्धि होगी, तो उसके लिए दो बातें हैं। ठीक, एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। अब हम लोग बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की। ठीक है, तो बुद्धि के अनेक सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो बुद्धि का पहला सिद्धांत है वो एक कारक सिद्धांत है। एक कारक सिद्धांत। ठीक है, इसको दिया था बिने ने इसको दिया था, इसीलिए बुद्धि के सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में भी इनको जाना जाता है। बुद्धि का इसमें दो प्रश्न हैं, एक बुद्धि के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो आपका विनय होगा। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत किसने किया, विनय ने किया। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है, विनय है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बुद्धि का व्यवस्थित सिद्धांत, पहला सिद्धांत विनय ने ही दिया था, इसीलिए बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक विनय को माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, एक कारक सिद्धांत दिया था। एक कारक सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बुद्धि जैसा कि अलग अलग नहीं होती, बल्कि बुद्धि एक ही होती है और एक ही प्रकार के बुद्धि में अनेक प्रकार के कार्यों को करने की योग्यता होती है। जैसे थार्नडाइक ने बताया कि सामाजिक बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है, कई तरह की बुद्धि बताई। लेकिन इन्होंने, विनय ने खंडन किया कि बुद्धि अनेक प्रकार की नहीं होती, बल्कि एक ही प्रकार की होती है। हर प्रकार की क्षमता उसमें मौजूद होती है। जिस प्रकार की क्षमता का व्यक्ति इस्तेमाल कर लेता है उसे उसी बुद्धि वाला माना जाता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में कुछ समय तक ये सिद्धांत प्रचलित रहा, लेकिन बाद में टर्मैन, स्टर्न आदि ने इस सिद्धांत का खंडन किया और बताया कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये सिद्धांत कार्य नहीं करता। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो गणित में तेज है तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी अन्य विषय में तेज हो, कोई न कोई विषय उसका कमज़ोर होता है। तो कैसे मान लिया जाए कि बुद्धि एक ही तरह की है।
ऐसे कोई कवि है तो वो अच्छा उपन्यासकार नहीं है, जो उपन्यासकार है वो अच्छा कवि नहीं हो सकता। तो अगर बुद्धि एक होती, एक कारक होती, तो व्यक्ति जीवन के अनेक क्षेत्रों में होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति एक से अधिक क्षेत्रों में भी योग्य होता है, 2 से 3 क्षेत्रों में योग्य हो सकता है, इससे अधिक क्षेत्रों में नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पाया गया कि जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुशल हो, उस स्तर का, जिस स्तर की कुछ कुशलताएं उसके अंदर पहले से मौजूद हैं। इसलिए बुद्धि एक प्रकार की नहीं हो सकती, इसलिए बुद्धि का ये जो सिद्धांत है वर्तमान में मान्य नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, तो बुद्धि के इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने सन 1904 में किया और इन्होंने बिने के एक कारक बुद्धि के सिद्धांत का खंडन किया और बताया कि बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी होती है। ये एक आपका सामान्य कारक है और दूसरा आपका क्या है, विशिष्ट कारक है। सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। ठीक है, चूंकि इन्होंने बताया एक कारक, इन्होंने कहा नहीं 2 कारकों से बुद्धि मिली होती है, एक सामान्य कारक, दूसरा विशिष्ट कारक। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि सामान्य बुद्धि वह बुद्धि होती है जो व्यक्ति अपने वंशानुक्रम से प्राप्त करता है, जिसे अर्जित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह क्या होती है, सामान्य बुद्धि होती है, यह हर व्यक्ति में पाई जाती है। ठीक है, ये जो सामान्य बुद्धि है ये वातावरण द्वारा अर्जित, वंशानुक्रम द्वारा अर्जित करता है। ठीक है, और ये हर व्यक्ति में पाई जाती है, लेकिन मात्रा इसकी हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने जो सामान्य बुद्धि था उसको जी फैक्टर के नाम से संबोधित किया, यानी जनरल फैक्टर, और जो विशिष्ट बुद्धि है इन्होंने एस फैक्टर के नाम से संबोधित किया। तो उन्होंने कहा कि जो जी फैक्टर है वह सामान्य बुद्धि है, सामान्य योग्यता है, और जो सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं को करने में सहायक होता है। लेकिन जो विशिष्ट कारक है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की और अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको संगीत की अच्छी समझ है, किसी को गणित की अच्छी समझ है, किसी को नृत्य की अच्छी समझ है, यह उसकी विशिष्ट बुद्धि का उदाहरण होगा। लेकिन सामान्य दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करे, किस प्रकार से बातचीत करे, किसी प्रकार से अपने आप को वातावरण में समायोजित करे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती हैं और ये सभी में होती हैं। चूँकि मनुष्य ही नहीं, जितने भी इस संसार में जीव हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, पशु पक्षी हों या मनुष्य हों, हर जीव जो होता है कि अपने वातावरण में, अपने समाज में अपने आप को अनुकूलित करता है और अपने आप को समायोजित करता है। तो इस अनुकूलन और समायोजन में उसकी कौन सी बुद्धि कार्य करती है, सामान्य बुद्धि कार्य करती है, जिसको स्पीयरमैन ने जी फैक्टर के नाम से संबोधित किया। ठीक है, लेकिन जो विशिष्ट बुद्धि है यह एस फैक्टर के नाम से इन्होंने बताया, और बताया कि यह अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की और अलग अलग मात्रा में होती है। ठीक है, और यह अर्जित होती है। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि उसको जेनेटिक, जी फॉर जनरल फैक्टर है, लेकिन आप इसको कोड रूप में जेनेटिक कर सकते हैं, तो जेनेटिक आपका वंशानुक्रम हो जाएगा जो आप पहले से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जो एस फैक्टर है ये स्पेशल फैक्टर है, विशिष्ट कारक है, और ये अर्जित होता है। कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, कोई अच्छा संगीतज्ञ होता है, कोई अच्छा आर्टिस्ट होता है, कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ होता है, अर्थशास्त्री होता है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है, बुद्धि तो हर आदमी में है। हर व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं जो समान रूप से शिक्षा प्राप्त किए हैं, एक ही विषय में शिक्षा प्राप्त किए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों उसमें समान योग्य हों। ठीक है, तो अगर समान योग्यता जितनी उसमें मिलेगी वो जनरल फैक्टर में आएंगे, लेकिन उसी ही विषय में अगर कोई विशेष योग्यता रखता है तो वो विशिष्ट कारक में आ जाएगा। ठीक है,
तो अगर कभी कभी पूछता है कि एक बालक है, वह संगीत में विशेष रुचि रखता है, रुचि एवं योग्यता रखता है, तो वह स्पीयरमैन के बुद्धि के किस प्रकार में आएगा? सामान्य प्रकार में, विशिष्ट प्रकार में, दोनों में, या कोई नहीं? तो उसमें आपका क्या आएगा? विशिष्ट आएगा, क्योंकि वो प्रतिभा किसी किसी में होती है, खास लोगों में होती है। ऐसा नहीं कि वो प्रतिभा सब में समान रूप से होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई विशेष योग्यता व्यक्ति बालक में होती है तो वह विशिष्ट कारक में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से एस फैक्टर और जी फैक्टर के नाम से इन्होंने संबोधित किया और बताया कि अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। एक प्रश्न इसमें और आता है कि स्पीयरमैन के अनुसार जो वास्तविक बुद्धि होती है वह कौन होती है? जी कारक या यस कारक, दोनों, कोई नहीं? तो इन्होंने जी कारक को ये बार 3 बार पूछ चुका है। 2015 के बाद से 3 बार यही प्रश्न आया है कि स्पीयरमैन के अनुसार वास्तविक बुद्धि क्या है। क्योंकि अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि 2 प्रकार हैं, सामान्य है, विशिष्ट है, तो हम अंतर नहीं कर पाते कि उसमें वास्तविक बुद्धि कौन है। तो इसमें जो वास्तविक बुद्धि है आपकी वो सामान्य कारक है। क्यों? उन्होंने बताया कि सामान्य बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति विशिष्ट बुद्धि का अर्जन करता है। तो इसमें जो बेसिक बुद्धि है वो सामान्य ही है, जी फैक्टर ही है, इसलिए इसी को वास्तविक बुद्धि के नाम से जाना गया है। व्यक्ति अपने जितने भी प्रकार का व्यवहार करता है उन व्यवहार को करने में उसका सामान्य बुद्धि उसका जो है सहायता करता है। अब किसी व्यक्ति में कोई विशेष प्रकार की योग्यता है तो उसका व्यवहार करने में थोड़ी ना, वो तो योग्यता को प्रदर्शन करने में ही उसका सहयोग देगी। बाकी जितने वो अपने कार्य व्यवहार करेगा वह अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करके ही करेगा। इसलिए स्पीयरमैन ने इसे वास्तविक सिद्धांत के वास्तविक बुद्धि के नाम से संबोधित किया। ठीक, अब हम बुद्धि के तीसरे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ठीक, बुद्धि का तीसरा सिद्धांत जिसे बहुकारक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। ठीक, तो इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने दिया था और इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है ना तो एक तत्व से बनी होती है ना तो वो 2 तत्वों से बनी होती है। जैसा कि स्पीयरमैन ने कहा था, बिने ने कहा था बुद्धि का एक कारक यानी बुद्धि सिर्फ एक फैक्टर से बनी होती है। स्पीयरमैन ने कहा कि नहीं, बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी होती है। लेकिन जब थॉर्नडाइक आते हैं तो इन्होंने उस समय जो प्रचलित स्पीयरमैन का सिद्धांत था उसका खंडन किया और कहा कि नहीं, बुद्धि बहुत से कारकों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इनके सिद्धांत को बहुकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने बुद्धि की संरचना ऐसे बताई कि जैसे ये आपकी बुद्धि है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी असंख्य जो योग्यताएं होती हैं वो मिलकर के बुद्धि की निर्माण करती हैं। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि कोई एक ऐसा कार्य हो सकता है जो करने में व्यक्ति एक से अधिक कारकों का प्रयोग करता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से जो हमारी बुद्धि होती है उसमें अनेक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, वो बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, इसीलिए हम उनको 1-2 कारक नहीं कह सकते हैं, हम उनको बहुकारक कहते हैं। लेकिन ये जो सभी कारक है ये आपस में एक करके कार्य करते हैं। कोई एक ऐसा एक कार्य हो सकता है जिसके करने में जरूरी नहीं कि सिर्फ एक कारक जिम्मेदार हो सकता है उसको करने में 5 कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका लेखन कार्य हुआ तो लेखन कार्य में कोई एक ऐसी योग्यता नहीं कि वो योग्यता हो जाए तो आप लेखन कार्य करते हैं। उसमें कल्पना करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको आप मिला करके तब वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि बुद्धि असंख्य छोटे छोटे कारकों से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक कारक स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र होते हुए भी जो जितने भी कारक हैं वो किसी कार्य को करने में एक से अधिक कारक मिलकर कार्य करते हैं। जैसे कोई कार्य करना हुआ तो उस कार्य को लेकर के नृत्य करना हुआ,
या कोई सवाल हल करना हुआ, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि कोई एक कारक मिलकर के उसको कर रहा है, उसमें कई कारक एक साथ मिलकर उस समस्या का समाधान करते हैं। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं जिनका वो समाधान ढूंढता है, तो उसके समाधान ढूंढने में बुद्धि के जो अनेक कारक होते हैं उनमें से कुछ कारक मिलकर के उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जब थॉर्नडाइक ने अपना ये सिद्धांत दिया तो उस स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत था उसका भी खंडन हो गया, इसलिए वर्तमान में स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत भी मान्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद इनका सिद्धांत आ जाता है। अब इनका जब सिद्धांत प्रचलित था विशेष तौर पर पाश्चात्य देशों में, उसी समय एक नया बुद्धि का सिद्धांत आता है जिसे समूह कारक सिद्धांत कहा जाता है। समूह कारक सिद्धांत, और इस सिद्धांत को दिया था थर्स्टन ने। थर्स्टन ने थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि बुद्धि असंख्य कारकों से बनी होती है। उसने कहा कि कुछ जो बुद्धि होती है कुछ विशेष कारकों का एक समूह होती है, इसलिए इनके सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा कि बुद्धि ना तो सामान्य कारकों से बनी है, ना तो विशिष्ट कारकों से बनी है, और ना ही असंख्य कारकों से बनी है, बल्कि कुछ कारकों के समूह से बनी है जिन्हें प्राथमिक कारक कहा गया, और उन कारकों की संख्या इन्होंने बताया 6 है। उन्होंने कहा कि 6 कारकों से मिलकर के बुद्धि की रचना हुई है, और जिस प्रकार से थॉर्नडाइक ने कहा कि जो असंख्य कारक होते हैं ये सब आपस में मिलकर कार्य करते हैं, उसी तरीके से इन्होंने बताया कि ये जो 6 कारक होते हैं ये 6 कारक भी आपस में मिलकर कार्य करते हैं। ठीक, और ये 6 कारक हम देख लेते हैं। पहला आपका आंकिक कारक है। ठीक है, ये उन्होंने एक महत्वपूर्ण कारक बताया, आंकिक कारक। दूसरा कारक शाब्दिक कारक, शाब्दिक कारक बताया। फिर इन्होंने थर्स्टन ने तीसरा कारक बताया स्थनिक कारक, स्थनिक कारक। फिर चौथा बताया शाब्दिक कारक, शाब्दिक कारक। फिर इन्होंने जो 5वां बताया तार्किक, तार्किक कारक। 6वां बताया स्मृति कारक। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जो 6 कारक हैं इन्हीं 6 कारकों के समूह से बुद्धि बनती है, इसलिए इनके सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बताया कि आंकिक कारक एक ऐसा कारक है जिसमें जिस व्यक्ति में बालक में होती है वो उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी ज़्यादा होती है, वो सांख्यिकी बातें जो है वो अधिक होती हैं। ठीक है, और जो शाब्दिक कारक होता है ऐसे बालक या व्यक्ति में शब्द रचना करने की, शब्दों की समझ, बोलचाल की भाषा में या लिखने में नए नए शब्दों का प्रयोग, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग वो करने में कुशल होता है। फिर स्थनिक बुद्धि होती है। स्थनिक बुद्धि का संबंध किसी स्थानों से संबंधित होता है। जैसे कुछ लोग हैं कि कोई कहीं पे जाते हैं, उनको देख लेते हैं, वो उस स्थान को दोबारा नहीं भूलते हैं। वो नक्शे देखने में वो लोग बहुत कुशल होते हैं, मैप देखते हैं, ग्लोब देखते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जिनमें ये कम होती है, उनको ये सब देखने में परेशानी होती है। वो कहीं चले भी जाते हैं तो फिर उनको दोबारा आने में दिक्कत होती है। ठीक है, फिर अगला होता है तार्किक कारण। तार्किक कारण क्या है कि तार्किक में, अच्छा ये 2 हो गया। एक होता है आपका वाक्य पटुता, ये 2 बार रिपीट हो गया। वाक्य पटुता, वाक्य पटुता में ये है कि व्यक्ति हाजिर जवाब होता है, किसी बात का उत्तर तुरंत दे देता है। हम लोग अक्सर क्या होता है कि अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि किसी से हमारी बातचीत होती है, बातचीत के बाद जब हम घर आते हैं तो याद आता है कि अच्छा उनके इस प्रश्न का अगर मैं ये जवाब दिया होता तो और बेहतर होता। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो बात करने के टाइम पे ही वो जवाब दे देते हैं। तो ये बात उनकी वाक्य पटुता कारक पर निर्भर करती है।
जिसके अंदर जितनी अधिक वाक्य पटुता होती है वह उस बात का जवाब वही लिख देता है। ऐसे कभी कभी परीक्षाओं में भी होता है, हम सोचते हैं कि अगर हाँ इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से डिजाइन करके लिखे होते या इस क्रम से प्रस्तुत किए होते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये सारी बातें उस व्यक्ति की वाक्य पटुता की क्षमता पर निर्भर करता है। फिर आपका आता है तार्किक कारक। तार्किक कारक जिसमें रीजनिंग एबिलिटी की बात हम लोग करते हैं, इसमें जिस व्यक्ति में तार्किक कारक जितना अधिक होता है वह व्यक्ति तर्क करने में उतना कुशल होता है। फिर आपका आता है स्मृति कारक। स्मृति कारक का संबंध स्मृति से होता है या धारण करने की क्षमता से होता है। जिस व्यक्ति में ये कारक अधिक विद्यमान होता है वह चीज़ों को बहुत आसानी से याद कर लेता है, कम समय में याद कर लेता है और ज़्यादा समय तक उसको धारण करता है। ठीक है, तो जो इन्होंने बताया कि ये 6 कारक जो हैं वो सब के सब स्वतंत्र हैं लेकिन ये मिलकर भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो जैसे बहुत सारी इसमें योग्यता है, जैसे शाब्दिक कारक है, तो शाब्दिक कारक में आपकी शब्द रचना करना, शब्दों को याद रखने के लिए तो आपको स्मृति कारक तो चाहिए ना। तो ऐसे जितने भी चीज़ें हैं, तर्क है, जब आपको स्मृति रहेगी, तथ्य आपको याद रहेंगे तभी तो आप तर्क कर पाएंगे, तभी तो आप डिबेट कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने बताया कि ये 6 कारक आपस में स्वतंत्र होते हुए भी एक होकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने बुद्धि का सिद्धांत इस प्रकार से प्रस्तुत किया। ठीक है, तो अब बाकी जो सिद्धांत हैं हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे।